हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज यहाँ सॉल्व करेंगे, जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट नीड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर। शिशु को कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही मिनरल्स है, खनिज लवण है। बोथ आर मिनरल्स एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स. So the right answer will be the C option, strong teeth एंड बोन्स. हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है? मजबूत दांत और अस्थियों के लिए. जितना भी हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, उस कैल्शियम का 90% जो हिस्सा होता है, जो 90% हिस्सा, उसका प्रयोग होता है मजबूत दांत और हड्डियों के निर्माण में. और जो हम फास्फोरस कंज्यूम करते हैं, उसका भी 80% हिस्सा यूज होता है मजबूत दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए. तो आप देख रहे हैं, जितना हम कैल्शियम और फास्फोरस जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका ज्यादातर जो हिस्सा है, ज्यादातर जो भाग है, वो मजबूत दांत और अस्थियों के निर्माण के लिए प्रयोग हो रहा है. तो इसका जो मुख्य कार्य है, वो है मजबूत दांत व अस्थियों का निर्माण. इसी के साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कैल्शियम फास्फोरस के साथ ही साथ मैग्नीशियम और विटामिन डी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड bones. So let's come on the next question. And the next question is, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? The second question is, how many basic food groups are food items divided into? So खाद्य पदार्थों को खाद्य समूहों में बांटा गया है उनमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के, या उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर. तो पोषक तत्वों के आधार पर जो खाद्य समूहों में बांटा गया है, उसमें मूल खाद्य समूह जो है वो 5 है. 5 खाद्य समूह हमारे मूल खाद्य समूह है. हमारा राइट आंसर होगा 5. ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 5. हालांकि फर्दर इसको 7 और 11 खाद्य समूहों में भी बांटा गया है, लेकिन अगर हम बेसिक फूड ग्रुप्स की बात करें, तो बेसिक फूड ग्रुप्स में हमारे यहाँ 5 भोज्य समूह आएंगे, जिसमें सबसे पहला भोज्य समूह है अनाज व दालों का. हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. अनाज एवं दालें. इसमें दूसरा भोज्य समूह है हरी सब्जियों और फल का. एक्सक्यूज मी, सॉरी, इट इज सब्जियां और फल. ये दूसरा भोज्य समूह है, सब्जियां एवं फल. इसमें तीसरा भोज्य समूह है दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ. दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ. इसमें हम 5वें भोज्य समूह की बात करते हैं, तो 5वां भोज्य समूह आता है प्रोटीन का मुख्य सोर्स, मांसाहारी भोजन, जैसे अंडा, मांसाहारी भोजन, मांस, मछली आदि. और 5वां भोज्य समूह आता है शुगर, तेल, वसा आदि. तेल, वसा आदि. तो इस प्रकार से जो मूल भोज्य समूह है, वो ये 5 भोज्य समूह है. भोजन को उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर मूलभूत रूप से 5 भोज्य समूह में बांटा गया है. हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ. हमारा तीसरा प्रश्न है, मधुमेह रोग का लक्षण है. सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इज. ऑप्शन हमारे पास है वजन का घटना, प्रतिरोधक शक्ति में कमी आना,
अधिक भूख व प्यास लगना और उपयुक्त सभी। मैं आपको बता दूं कि मधुमेह रोग वजन के बढ़ने के कारण भी होता है, तो वेट लॉस इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, सही आंसर नहीं हो सकता। प्रतिरोधक शक्ति में भी कमी आना इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है अधिक भूख व प्यास लगना, एक्सेस हंगर एंड थर्स्ट। बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। इसके साथ ही साथ एक इसका तीसरा सिम्टम्स भी है जो कि डायबिटीज में दिखाई देता है, वो होता है पॉलीयूरिया, यूरिनेशन बार बार होता है। सो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, अधिक भूख व प्यास लगना इसका सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? विच अमंग दीज इज द स्टेपल फूड फॉर इन्फेंट। तो हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ नवजात शिशु की बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि नवजात शिशुओं के लिए हम फल, अनाज और हरी सब्जियों का प्रयोग 6 महीने के बाद करना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में 0 से 6 मध्य के बच्चे के लिए सबसे मुख्य भोजन माँ का दूध होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा दूध। मिल्क विल बी द राइट आंसर, द सी ऑप्शन, मिल्क विल बी द राइट आंसर। दूध को इसीलिए संपूर्ण आहार भी कहा गया है क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो मैं आपको बता दूं, ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। Electrocardiogram will be the right answer for this question. The C option will be the right answer. Electrocardiogram का यूज हार्ट की इलेक्ट्रिक सिग्नल को असेस करने के लिए यूज होता है, जो कि हमें यह बताता है कि डिफरेंट कंडीशन में हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा था या कर रहा है। Now the next question is, विटामिन ए सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विटामिन ए इसमें से सबसे अधिक किसमें मिलता है? विटामिन ए को कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं और इसका मुख्य रूप से यूज आंखों की दृष्टि को मजबूत करने के लिए किया जाता है। और हम आपको बता दें कि विटामिन ई का जो मुख्य सोर्स होते हैं वो लाल और पीले फल एवं सब्जियां होते हैं। अगर यहाँ हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है गाजर, नींबू, सेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है। गाजर रेड ऑरेंज कलर की होती है, ये कैरोटीनॉइड्स इसमें अच्छी मात्रा में होता है, अतः गाजर जो है वो विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी। और इसी के साथ ही साथ अगर हम विटामिन सी नहीं लेते तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे भोज्य पदार्थों में। और हम यहाँ ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो यहाँ ऑप्शन है घी, नींबू, सेब और मक्खन। घी, लेमन, एप्पल एंड बटर। सो द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, लेमन। नींबू खट्टा होता है और विटामिन सी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न है। प्रश्न है, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या है? What are the food items of the animal worlds? कौन से फूड प्रोडक्ट हैं इनमें से जो कि हमें एनिमल्स से, जानवरों से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ अगर हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं पल्सेस, सोयाबीन एंड बीन्स, दीज आर फ्रॉम वेजिटेबल वर्ड्स।
ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। एग, ब्रेड एंड वेजिटेबल की अगर हम नजर डालें तो ये मिक्स है, इसमें एग को हम एनिमल सोर्सेस में इंक्लूड करते हैं, ब्रेड एंड वेजिटेबल आर फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस। सो ये आंसर भी हमारा इसमें से गलत होगा। हमारा सी ऑप्शन है फिश, मीट एंड एग। सो द राइट आंसर विल बी द फिश, मीट एंड एग। राइट आंसर विल बी द मछली, मांस और अंडा। ये तीनों ही जो चीजें हैं वो हमें जंतु जगत से, एनिमल सोर्सेस से मिलती है। तो द राइट आंसर विल बी द। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु से कौन सा रोग फैलता है? डिसीज स्प्रेड बाय एयर इज। तो हमारा आंसर यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट इज प्लेग। प्लेग जो कि चूहों के द्वारा होने वाला रोग है। दूसरे ऑप्शन पर हम आते हैं, दैट इज चेचक। यह रोग जो है वो वायु द्वारा संक्रमण फैलाता है, एयर के द्वारा यह रोग फैलता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा चेचक। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, चेचक। हम लोग और ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। हम देखिए तीसरे ऑप्शन पर अगर बात करते हैं, हैजा। हैजा जो है कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा होता है, जो कि प्रदूषित जल होता है, प्रदूषित पानी होता है, कहीं रुका हुआ या ठहरा हुआ पानी होता है, उसके द्वारा हैजा फैलता है। और बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा हवा के द्वारा फैलने वाला रोग, चेचक। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नियासिन की कमी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉज। नियासिन की कमी से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है? तो हम यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, डेंगू जो कि मच्छर के काटने से होता है, स्कर्बी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन बी की कमी से होता है। हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पेलाग्रा। राइट आंसर विल बी द पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग जो है वो नियासिन की कमी से होता है। यह विटामिन B3 होता है। नियासिन जो है वो विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है। और पेलाग्रा डिसीज विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से होती है। इस डिसीज को 3D डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया दस्त होना, डर्मेटाइटिस स्किन से संबंधित इन्फेक्शंस है, और डिमेंशिया यह मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है। तो 3D डिसीज भी पेलाग्रा रोग को कहते हैं, जो कि विटामिन B3 की कमी नियासिन से होता है। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो कोलेस्ट्रम मैं आपको बता दूं बच्चों, कोलेस्ट्रम जो माँ का पहला दूध होता है, जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको जो पहला दूध होता है वह गहरा पीले रंग का होता है, गाढ़ा दूध होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उसमें विटामिन ए की, हालांकि सभी पोषक तत्व उसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, जो कि बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार होती है। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा 12वां प्रश्न, संतृप्तवसीय अम्ल है, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है? तो अब आपको बता दें, फैटी एसिड्स 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। यह सामान्य रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जमी हुई अवस्था में होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं, जमी हुई अवस्था में होते हैं। और जितने भी एनिमल सोर्सेस से जो हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले फैटी एसिड्स
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो और वेजिटेबल सोर्सेस से मिलने वाले फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन है ब्यूटायरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड, पाम ऑयल और स्टीयरिक एसिड, ये तीनों ही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए आपको ये भी बता दें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। तो हम आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बता रहे हैं, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नाम है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? कौन से पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है भोजन में? तो हम आपको बता दें कि एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हमारे जो रक्त का हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग है क्या? एनीमिया रोग का अर्थ है शरीर में रक्त की कमी होना, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इस हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इस हीमोग्लोबिन में जो हीम शब्द है वो हीम शब्द आयरन को दर्शाता है, जबकि ग्लोबिन शब्द प्रोटीन है। अतः हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हम कहेंगे कि आयरन की कमी से, लौह लवण की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खी द्वारा फैलता है। मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो मुझे लगता है, देखिए, प्लेग जो है वो चूहे के द्वारा होता है, मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, कि हैजा रोग जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे होता है। तो जो भी दूषित जल है या दूषित भोज्य पदार्थ है उस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और हैजा रोग हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हैजा रोग। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ? तो जहां तक मैंने देखा है, जो मैंने लिटरेचर पढ़े हैं उसके हिसाब से पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1955 में हुआ है, और यहाँ हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। 1955 में सबसे पहले यूएस के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट किया था, और 1957 में इसको यूज किया गया था, और केसेस बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहे थे, बहुत तेज गति से कम हो रहे थे इससे। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी 1955 होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ कोई इसका आंसर नहीं है। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है मेरे लिए, फॉर मी स्पेशली। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा 16वां प्रश्न, अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर इन ऑप्शंस में से कुछ पता हो, 15 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज पोलियो वैक्सीन इन्वेंटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्रूफ लिटरेचर के साथ, किसी प्रूफ के साथ में आप मुझे इसका आंसर भेज सकते हैं। नाउ हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी प्रदान करता है? अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम बता दें आपको कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 4 कैलोरी एनर्जी हमको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट से भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है।
और अगर फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हमारा यहाँ प्रोटीन से पूछा गया है, तो प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी इसका सही आंसर होगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर है हमारे पास में, ऑप्शन है हमारे पास में, ए ऑप्शन टॉक्सिक बैक्टीरिया एंड बी ऑप्शन इन्फेक्शन, संक्रमण। तो हम देखते हैं कि जो डायरिया है, अतिसार है, वो विषाक्त बैक्टीरिया से भी होता है और संक्रमण से भी होता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, दोनों, ए एंड बी। Both A and B will be the right answer. So the option C will be the right answer here in this question. Now come on the next question, the question number 18. अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, मोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ। तो जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स जो है वो बने होते हैं प्रोटीन के। राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, प्रोटीन। Now, come on the next question. Come on the next question. Yes. The next question is 19. Question number 19. संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन इज। तो कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। इसमें से जो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है उसका मतलब है कि प्रोटीन किसी दूसरे पोषक तत्व के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, मैंने आपको पहले भी इसको डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम एक आयरन है जो कि एक खनिज लवण है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो खनिज लवण एक पोषक तत्व और प्रोटीन एक पोषक तत्व, दोनों ने मिलकर एक अपना नया कंपाउंड हीमोग्लोबिन बनाया हुआ है। तो इसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, जो कि किसी दूसरे पोषक तत्व के साथ में मिल करके नया कंपाउंड बनाता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड प्रोटीन एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 20वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इफेक्ट ऑन अ बैलेंस्ड डाइट? यदि हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम आपको बता दें, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें एक व्यक्ति के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा में मौजूदगी हो, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और एक व्यक्ति का संतुलित आहार दूसरे व्यक्ति के संतुलित आहार से भिन्न हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में आपके फादर के लिए जो डाइट बैलेंस हो वही सेम डाइट आपके भाई के लिए भी बैलेंस हो, या आपके दादा दादी के लिए भी बैलेंस डाइट हो। उनकी बैलेंस डाइट, क्योंकि उनकी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट अलग है, फादर के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों की बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। तो पोषक तत्वों पर किसका प्रभाव पड़ता है? अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि पोषक तत्वों पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है, उम्र के हिसाब से भी संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, लिंग, जेंडर के हिसाब से भी अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, और शारीरिक परिश्रम के अकॉर्डिंग भी पोषक तत्वों की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि संतुलित आहार को ये तीनों ही कारक तत्व प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? हमारे शरीर को, आवर बॉडी नीड्स फूड फॉर व्हाट, क्यों हमको भोजन क्यों आवश्यक है? तो अगर हम बात करें भोजन क्यों आवश्यक है, ऑप्शन है हमारे पास, टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, टू बिल्ड द बॉडी,
बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। को बता दें कि हमें जो भोजन की आवश्यकता होती है वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ बॉडी को बिल्ड करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर हम भोजन के कार्य की बात करें तो वहां पर शारीरिक कार्य आते हैं। उन शारीरिक कार्य में शरीर को ऊर्जा देना, शरीर का वृद्धि एवं विकास करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करना, ये तीनों ही कार्य भोजन के हैं। यहाँ दो ऑप्शन हमारे पास है, शरीर को ऊर्जा देना और शरीर का निर्माण करना, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारा सही आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न, पथापथ्य का अर्थ है डाइट मीन्स, डाइट का क्या मतलब होता है? हम लोग डाइट प्लान करते हैं तो डाइट का क्या मतलब होता है? गुड न्यूट्रिशन, रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल, प्रोटीन रिच डाइट, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम यहाँ डाइट मीन की बात करें तो आहार नियंत्रण के जो नियम है उसको हम डाइट में सम्मिलित करते हैं। किस प्रकार से हम अपने आहार पर नियंत्रण करें, कौन से आहार को हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना है, कौन से पोषक तत्वों की हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, किस पोषक तत्वों को हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम आहार पर नियंत्रण करते हैं डाइट के द्वारा। सो द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, द रूल्स ऑफ द डाइटरी कंट्रोल। 23वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। हमारा 23वां प्रश्न है जल का सूत्र है। तो जल के सूत्र की यदि हम बात करने जा रहे हैं तो जल का जो सूत्र है वो है H2O। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, H2O। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक एटम, ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, H2O। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स? यदि हम फैट की बात करते हैं तो ये एनर्जी गिविंग एलिमेंट है जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है, वसा। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। यदि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का ही मुख्य स्रोत है, हमें ऊर्जा देने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। जल जो है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करता है, लेकिन इनमें से जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट डिसीजेस से। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग एवं संक्रमण हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 24 क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, खनिज, लवण और विटामिन, जिनको की प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर। जो प्रोटीन है एक आवश्यक पोषक तत्व है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसका फंक्शन क्या है हमारे शरीर में? तो आपको बता दें, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी करता है, और सर्जरी आदि में भी जो ऊतक या कोशिकाएं जो होती हैं टूट फूटती हैं उसकी रिपेयरिंग में भी प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, यूजफुल इन सर्जरी, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, building the body, that is also the function of protein, and repairing the food wear, so that is also the function of proteins. The right answer will be the D option. इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी प्रोटीन के कार्य है। यह शरीर में निर्माण का कार्य भी कर रहा है, यह शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी कर रहा है, साथ ही साथ शल्य चिकित्सा में भी यह उपयोगी है। तो प्रोटीन के ये तीनों ही कार्य यहाँ प्रोटीन के होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न,
किस विटामिन की कमी से भ्रूण की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है? द लैक ऑफ दीज विटामिन कैन कॉजेज फीटस डेथ इन प्रेगनेंसी। तो हम आपको बता दें कि विटामिन ई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूती देता है, और अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो गर्भावस्था में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन ई की कमी से बांझपन का भी रोग होता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा द ऑप्शन सी, विटामिन ई। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। तो बता दें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ही वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। और उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो विटामिन है ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल। ये आपको याद जरूर होना चाहिए कि विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। तो हम यहाँ ऑप्शन अगर देख रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में तो हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो द आंसर विल बी द सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्च अधिकतम पाया जाता है। स्टार्च इज मोस्टली फाउंड इन। स्टार्च किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो बता दें, हम कहते हैं चावल का माड़, दैट इज स्टार्च। तो जो स्टार्च है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो चावल में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चावल। द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, राइस। हमारा अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न 29 प्रश्न, अतिसार का कारण नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया का कारण इनमें से क्या नहीं है? तो हम आपको बता दें कि डायरिया का कारण संक्रमण भी है, जलजीव भी है, विषाक्त जीवाणु भी है। डायरिया का कारण रासायनिक पदार्थ नहीं है, केमिकल्स नहीं है। टॉक्सिक बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और वाटर ऑर्गेनिज्म के कारण डायरिया हो जाता है। रासायनिक पदार्थ इसमें डायरिया का कारण नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, रासायनिक पदार्थ, केमिकल। नाउ अगला प्रश्न हमारा है, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। ओबीस पर्सन शुड नॉट टेक इन डाइट। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? तो मोटा व्यक्ति मीन्स की ओबिसिटी। ओबिसिटी मीन्स की फैटी एसिड्स का एक्सेस में कलेक्ट होना बॉडी में। तो यहाँ पर फैटी एसिड एक्सेस में कलेक्ट है, इट मीन्स कि मोटे व्यक्ति को हमें आहार में क्या नहीं देना है? मोटे व्यक्ति को हमें आहार में वसा नहीं देनी है, फैट नहीं देना है, ताकि जो कलेक्टेड फैटी एसिड्स और ज्यादा कलेक्ट ना हो और जो कलेक्टेड है ऑलरेडी वो भी मेल्ट होकर के बॉडी से बाहर हो जाए। ठीक है, तो मोटे व्यक्ति को क्या नहीं देना है? वसा नहीं देनी है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा साइनोकोबालामीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोकोबालामीन? आपको बता दें कि साइनोकोबालामीन ये प्रोटीन है, ये विटामिन सी है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 ऑप्शन है इसमें जिसको हम पेंटेथॉनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 इज कॉल्ड साइनोकोबालामीन।
कोबाला मीन। द राइट आंसर इज विटामिन B12। फिर से बता रहे हैं आपको, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B6 पेंटिथानिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, और प्रोटीन एक अलग पोषक तत्व है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, B12। आगे आते हैं हम लोग, कंप्लीट फूड इज। जब हम शिशु अवस्था में भोजन की बात कर रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि जो दूध है उसको कंप्लीट फूड कहा गया है, कंप्लीट फूड की संज्ञा दी गई है। हमारा सही आंसर यहाँ पर दूध है, निसंदेह है, सी मिल्क जो है वो सही आंसर है, क्योंकि दूध में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसीलिए दूध को कंप्लीट फूड, संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। तो अब अपने अगले प्रश्न की तरफ हम आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हम टेकोफिरॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ नियासिन की बात कर रहे हैं, फिनाइलोक्विनोन की बात कर रहे हैं, और कैल्सीफिरॉल की बात कर रहे हैं। तो टेकोफिरॉल that is vitamin E, niacin that is vitamin B3, phylloquinone that is vitamin K. So the right answer will be the phylloquinone. The right answer will be the C option, phylloquinone. Now come on the next question. The next question is question number 34. The following is the nutritious element. निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व कौन सा है? अगर पौष्टिक तत्वों की बात करते हैं तो there are total 5 nutrients, that is carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamin. And water and fiber are also essential for our body, पर उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, वो भी इसमें ऑप्शन में है हमारे पास में यहाँ मिनरल्स भी ऑप्शन में है, प्रोटीन भी ऑप्शंस में है, विटामिन और फैट यहाँ मिसिंग है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो न्यूट्रिशियस एलिमेंट है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 35। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, न्यूट्रिएंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, केसीन जिसको हम कहते हैं, विटामिन ए भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता है वो है विटामिन सी। सो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, विटामिन सी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, और आगे के प्रश्न को हम अगले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।